हेलो एवरीवन। आज हम किस्त क्रय पद्धति के लिए लेखांकन देखने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने देखा था किराए क्रय पद्धति से लेखांकन, हायर परचेज सिस्टम, और अब हम देखने वाले इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि किराए क्रय में अपन ने देखा था कि आखिरी इंस्टॉलमेंट की जब हम पेमेंट कर देते थे तब हम उस वस्तु के मालिक बनते थे, लेकिन किस्त क्रय पद्धति में डाउन पेमेंट करते ही उस चीज़ को, जैसे ही आप अपने घर लेके आएंगे, आप उसके मालिक बन जाएंगे, भले अभी आगे की इंस्टॉलमेंट आपने अभी तक पे नहीं की है। तो दोनों में अंतर ये है कि किराए क्रय में आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने पे हम मालिक बनते हैं, जबकि इसमें हम डाउन पेमेंट करते ही मालिक बन जाते हैं। इसके बाद यदि किराए क्रय पद्धति में यदि कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो जो विक्रेता है वो उससे वस्तु छीन सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस वस्तु का मालिक कौन है? विक्रेता ही है। भले उस वस्तु का उपयोग कौन कर रहा है? जो खरीदा है उस व्यक्ति ने। लेकिन आपका जो इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसमें यदि सामने वाला ग्राहक आपको कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो आप उससे वो वस्तु छीन नहीं सकते, क्योंकि अब मालिक कौन है? उसका ग्राहक है। इस केस में विक्रेता क्या कर सकता है? जाके कोर्ट में अपील कर सकता है। किसके लिए? जो शेष राशि जो अभी तक उसको ग्राहक से नहीं मिली है उस राशि की डिमांड कर सकता है, लेकिन वो वस्तु छीन नहीं सकता। तो ये दोनों में जो है आपका मेन अंतर है। अब इसके बाद इसको अच्छे से समझने के लिए आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जिसके हेल्प से हम इस मेथड को समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अपन पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2021 को न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड ने किस्त भुगतान पद्धति पर वैगन क्रय किए। तो क्या है? न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड कौन है? ग्राहक है, जिसने वैगन जो है एक टाइप की कार है वो उसने खरीदी है। किस मेथड से? किस्त भुगतान पद्धति पर। वैगन का नगद मूल्य जो है आपका वो दे दिया 1,11,75,000। मतलब यदि मैं अभी पेमेंट करने तैयार हूँ तो मेरे को वो गाड़ी कितने की पड़ेगी? 1,11,75,000 की। और भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था: 30 लाख रुपए समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दिए गए और शेष राशि का भुगतान 3 किस्तों में किया, जिनमें से प्रत्येक किस्त 30 लाख की है। तो देखिए, हमारे पास कैश उतना था नहीं कि हम नगद मूल्य देकर खरीदे, तो हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट मेथड पे जो है गाड़ी खरीदी। तो हमको कितने की पड़ी? हमने 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट में और 30 लाख की और 3 इंस्टॉलमेंट दी। कुल मिला के हमको कितना देना पड़ा? 1,20,00,000 रुपए। जबकि यदि कोई इंसान नगद मूल्य देने तैयार होता तो उसको वो गाड़ी कितने की पड़ती? 1,11,75,000 की। तो ये जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो क्या है? ब्याज है। आगे लिखा है यहाँ पे, वैगन कंपनी द्वारा 5% प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाता है। कंपनी नगद मूल्य पर क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटती है। न्यू क्वालिटी कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में तथा वैगन कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए और आवश्यक खाते बनाइए। ये क्वेश्चन बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप इसमें विक्रेता की पुस्तकों में कैसी एंट्री होगी वो भी देखेंगे, कौन कौन से खाते खुलेंगे, और साथ ही साथ जो खरीद रहा है, जैसे अपनी केस में कौन है? खरीदार न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड, उसकी पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी, कौन कौन से खाते खोले जाएंगे, हम दोनों क्रेता और विक्रेता की दृष्टि से इस क्वेश्चन को बना के देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको करनी है ब्याज की गणना। अब एक एक करके कॉलम क्या है वो देख लेते हैं। पहला तिथि एवं वर्ष, दूसरा आदत नगद मूल्य, तीसरा है ब्याज की कैलकुलेशन का ये कॉलम है। फिर जो ब्याज का अमाउंट आएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। प्रत्येक किस्त में शामिल रोकड़ मूल्य और प्रत्येक किस्त का कुल मूल्य कितना है। तो आपको पता है अपनी जो गाड़ी है वो है कितनी? उसका नगद मूल्य 1,11,75,000। हमने डाउन पेमेंट कितने का किया है? 30 लाख का, 1/4/21 को, जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट करने गए थे। हमने डाउन पेमेंट कर दिया 30 लाख रुपए का। उस दिन पर कोई ब्याज की गणना होगी ही नहीं। फिर उसके बाद उसमें रोकड़ मूल्य कितना शामिल है? 30 लाख में कोई ब्याज है ही नहीं, तो पूरा का पूरा रोकड़ मूल्य है और उस किस्त की कुल राशि कितनी है? 30 लाख। अब कौन सी डेट आई? अब शेष बच रहा है, आपने अमाउंट यहाँ पे लिख लिया।
अब ये साल ख़त्म होगा 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 को हमने क्या किया, हमने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे की, कितने की, 30 लाख की। तो उस किस्त का कुल मूल्य कितना है आपका, 30 लाख रुपए। अब हमको नहीं पता कि इस 30 लाख में रोकड़ मूल्य कितना है शामिल और ब्याज कितना शामिल है, तो वो हम पता करेंगे। 81,75,000 जो साल के शुरू में आदत रोकड़ मूल्य था, उस पर कितना ब्याज चार्ज कर रही है आपकी कंपनी, 5%। तो उसका यदि आप 5% ब्याज निकालेंगे तो वो आएगा आपका 4,08,750। इससे क्या समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पे 30 लाख रुपए आपने जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे किए, जिसमें ब्याज से संबंधित कितना है आपका 4,08,750। इसका मतलब शेष राशि जो है आपकी 25,91,250, वो क्या होगी आपकी रोकड़ मूल्य से संबंधित है, और ये है आपकी ब्याज से संबंधित। तो अब हमारा कौन सा कॉलम खाली रह गया है, रोकड़ मूल्य वाला। वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 25,91,250। अब यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे माइनस करनी है, 25,91,250। अब हम देखेंगे कि हमारा आदत्त रोकड़ मूल्य जो है कितना बचा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे कैलकुलेशन करते जाना है और हर कॉलम को फिल करते जाना है। अब अगला सत्र खत्म होगा 31 मार्च 23 को। वापस से हमको पता है कि हमने दूसरे इंस्टॉलमेंट में 30 लाख रुपए पे किए हैं। अब इसमें ब्याज की राशि कितनी शामिल है वो हम देखेंगे। साल के शुरू में जो भी आदत्त नगद मूल्य है उसका 5%, तो उसका 5% अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब 30 लाख रुपए में यदि इतना ब्याज शामिल है तो शेष जो बचेगा वो क्या होगा, रोकड़ मूल्य से संबंधित। सेम अमाउंट हमको यहाँ पे माइनस कर देना है। अब देखते हैं कि हमारा आदत्त जो है नगद मूल्य कितना बचा है। अब हमारी आखिरी तीसरी इंस्टॉलमेंट देने की बारी है 31 मार्च 24 को। हमेशा याद रखना आखिरी इंस्टॉलमेंट देते टाइम ये ध्यान रखना कि अब नगद मूल्य से कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी तीसरे इंस्टॉलमेंट की कुल राशि है 30 लाख है तो फिक्स है। पहली प्राथमिकता हम क्या देंगे, जो भी आदत्त नगद मूल्य है पहले हम उसकी राशि यहाँ पे घटा देंगे। अब 30 लाख में से ये तो फिक्स हो गया है आपका कि आपने नगद मूल्य से संबंधित कितनी राशि दी है, तो जो भी अब शेष बच रहा होगा वो क्या होगा आपका ब्याज से संबंधित। तो इस प्रकार से आपका टेबल बनेगा। आदत्त आपका नगद मूल्य कुछ बचेगा नहीं, आपका कुल ब्याज आएगा 8,25,000, आपका नगद मूल्य है 1,11,75,000 और कुल इंस्टॉलमेंट आपने कितनी दी है 1,20,00,000 की। ये था आपका टेबल ब्याज की गणना का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ह्रास किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो ह्रास में लिखा है क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% के हिसाब से ह्रास लगाया गया। तो देखिए साल के शुरू में आपकी मशीन की वैल्यू कितनी थी 1,11,75,000, उसका 10% आपने लिख दिया यहाँ पे 11,17,500। ये किस वर्ष का ह्रास होगा, आपके पहले वर्ष का 1/4/21 से 31 मार्च 22, इस पीरियड का जो ह्रास है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला ह्रास, अब उसके बाद अगला सत्र शुरू होगा जब, तो मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी, ये अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका 10% ह्रास निकाला, तो ये कब का ह्रास है आपका 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 वाला जो आपका पीरियड था उसका ह्रास आपने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही अगला सत्र शुरू होगा
तो क्रमागत ह्रास पद्धति से आपकी वैल्यू इतनी बच जाएगी। इसका आप 10% ह्रास निकालेंगे तो ये ह्रास कौन सा समय का आएगा, किस पीरियड का आएगा, 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 का। तो इस प्रकार से हमने ब्याज की गणना कर ली है, ह्रास का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है जर्नल एंट्री करना सीखेंगे क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में। थैंक यू वेरी मच।